हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज हम एक नए टॉपिक में आपके सामने फिर से आ गए हैं और ये जो हमारा टॉपिक है सेल का, जो कि जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। देखो, प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म एक जीवित पदार्थ है जो कि सेल के अंदर भरा होता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन या जो कोशिका की झिल्ली होती है उसके अंदर जो भी पदार्थ मटेरियल्स भरा हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। देखो, ये आपका सपोज करो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर न्यूक्लियस केंद्रक है, इसके अंतर्गत रिक्तिका वैक्यूल्स है, इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको राइबोसोम, लाइसोसोम या सारे पदार्थ हैं। ये जितने भी सारे पदार्थ हैं ये टोटल के टोटल ये जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप एक एक करके जानेंगे तो इसकी विशेषताएं क्या है आप समझिए कि नंबर एक जो है इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता क्या है, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य की विशेषता क्या है, पहली विशेषता है कि यह जीवित पदार्थ होता है। यह क्या है, जीवित पदार्थ होता है। मतलब जीव द्रव्य क्या है, जीवित पदार्थ होता है। अगर जीव द्रव्य है तो जीवन है, जीव द्रव्य नहीं है तो जीवन नहीं है। दूसरा क्या होता है कि देखो, जीव द्रव्य कोशिका के अंदर नहीं, ये गति करता रहता है लगातार, ऐसे इसके अंदर ये गति करता रहता है ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से मतलब एक तरफ से ऐसे घूम करके ऐसे इस तरह से ये इस तरह से घूमता रहता, मतलब ये इस तरह से अंदर की तरफ ये घूमता रहता है। तो इसको कहते हैं ब्राउनियन गति। तो आप इसके बारे में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि जीव द्रव्य कोशिका में, जीव द्रव्य कोशिका में क्या करता है, ब्राउनियन गति करता है। ब्राउनियन गति करता है। जीव द्रव्य कोशिका में क्या करता है, ब्राउनियन गति करता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि यह जीवित पदार्थ है। इसके अतिरिक्त क्या है कि जो जीव द्रव्य होता है वो क्या करता है, ब्राउनियन गति करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है कि तीसरा जो है कि जीव द्रव्य में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाएं होती हैं। अब देखो, उपापचयी क्रियाएं क्या है, इसको मेटाबॉलिक फंक्शन कहते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शंस, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन होती हैं। ओके, समझ में आ गया। मतलब जीव द्रव्य में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। अब उपापचयी क्रियाएं क्या है, आपको पता है कि जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कि उपापचयी क्रियाएं आपको दो प्रकार की होती हैं। एक होता है उपचयी और दूसरा होता है अपचयी। ठीक है ना, मतलब कि उपचयी क्रियाओं में क्या होता है कि जो सूक्ष्म तत्व हैं वो क्या करते हैं, जटिल तत्वों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और अपचयी क्रिया में क्या होता है कि जो जटिल तत्व होते हैं वो जरूरत पड़ने पे छोटे या सूक्ष्म तत्वों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि उपचयी और अपचयी मिलकर के उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब सरल तत्व से जटिल तत्व बनना और जरूरत पड़ने पे जटिल तत्वों का तोड़ करके सरल तत्वों में बदल जाना। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है आपका, चौथा पॉइंट जो है वो कहता है कि जो जीव द्रव्य होता है कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं में जीव द्रव्य द्वारा
जो जीव द्रव्य होते हैं ना, देखो कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य होते हैं वो क्या करते हैं, स्वांगीकरण करते हैं। अब स्वांगीकरण क्या है, स्वांगीकरण का मतलब आपको पता है कि बाहर से जो कोशिका के अंदर पदार्थ प्रवेश करते हैं, कोशिकाएं उनको ग्रहण कर लेती हैं, तो इसको कहते हैं स्वांगीकरण और एसिमिलेशन इसको कहते हैं। और इसके फलस्वरूप कोशिकाएं क्या करती है, विभाजन करती हैं और ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो कोशिकाओं में जीव द्रव्य स्वांगीकरण की क्रिया करती है, स्वांगीकरण करती हैं, स्वांगीकरण करती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कोशिका विभाजन, जिससे क्या होता है, कोशिका विभाजन एवं कोशिका विभाजन एवं वृद्धि होती है। देखो अब जब कोशिका के अंदर जब कोई पदार्थ बाहर से आएगा, इसके अंदर भरेगा तो जाहिर है कि अब ये दो भागों में टूटेगा, कोशिका विभाजन होगा, एक कोशिका दो कोशिका, और फिर जब इनके अंदर पदार्थ भरपूर मात्रा में भरे रहेंगे तो ये अपना आकार भी बढ़ाएंगे। तो स्वांगीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, ये विभाजन भी करते हैं और अपना आकार भी बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो जीव द्रव्य होते हैं, पांचवा जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बाह्य उद्दीपन समझते हो ना, बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। उद्दीपन क्या होता है, परिवर्तन, मतलब बाहर से कोई उद्दीपन या कोई परिवर्तन होता है तो ये कोशिकाओं में ये प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और इस तरह से कोशिकाएं उस उद्दीपन के प्रति अपने आप को समायोजित करती हैं, ढालती हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने का भी कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि जो जीव द्रव्य में होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब ये जो जीव द्रव्य है इसके भाग का अध्ययन करेंगे। तो अब जो है हमारा जीव द्रव्य के भाग पढ़ना है। और देखो जीव द्रव्य की विशेषताएं आप जान गए हैं, जीव द्रव्य के भाग कौन कौन से हैं। तो देखो जीव द्रव्य जो है इसको हमने दो भागों में बांटा है, अर्थात जो जीव द्रव्य होता है उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। और दूसरा क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, तो देखो इसके दो भाग होंगे, जीव द्रव्य के दो भाग हैं, साइटोप्लाज्म इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं और दूसरा है न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो कोशिका के अंदर जितना भी पदार्थ है, मतलब सपोज करो कि ये जो कोशिका है इसके अंदर ये न्यूक्लियस केंद्रक है, तो ये तो न्यूक्लियस होगा, और बाकी इसके न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये सेल मेम्ब्रेन है आपका, सेल मेम्ब्रेन, तो ये जितना भी इसके अंदर पदार्थ है, ठीक है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पदार्थ है इसी को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब इस कोशिका द्रव्य में तो बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, इसको दो भागों में बांटिए। कौन कौन से, पहला जो है सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, इसे क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये जो बाहरी आवरण है कोशिका झिल्ली है। और दूसरा क्या है, देखो ये जो है ये लिविंग मटेरियल्स हैं, सजीव पदार्थ हैं, इसको हम कहते हैं लिविंग मटेरियल्स,
इसको क्या कहते हैं? सजीव पदार्थ। ठीक है ना, यानी कोशिका द्रव्य में दो चीज हो गई, बाहर की कोशिका झिल्ली और इसके अंदर सजीव पदार्थ। ठीक है, अब आइए सजीव पदार्थ है क्या? इसको हम क्या कहते हैं? सेल आर्गन भी कहते हैं। सेल आर्गन, कोशिकांग, कोशिकांग भी कहते हैं। देखो अब ये क्या होंगे? इसमें बहुत सारे पदार्थ होंगे। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है, कोशिका झिल्ली जो होती है यह जंतु कोशिका में पाई जाती है, और प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका झिल्ली छिद्रयुक्त होती है, महीन पोर्स या छिद्र पाए जाते हैं। जब किसी हम क्या बोलते हैं, अधिक सांद्रता वाले द्रव में अगर हम किसी कोशिका को डालते हैं तो क्या होता है? कोशिकाओं से जो पानी होता है वो क्या होता है? वो सांद्रता वाले, अधिक सांद्रता वाले जल में चला जाता है और इस तरह से कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। समझ में आ गया? तो ये इसकी विशेषता होती है। अब सेल आर्गन में आप क्या पढ़ेंगे? इसमें एक एक करके आप जानिए। पहला इसमें क्या है? पहला जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखो इसको हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदब्बी जालिका। अंतः प्रदब्बी जालिका, ठीक है। ये दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है RER, रब्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह चिकनी प्रदब्बी जालिका होती हैं, और ये होती हैं खुरदरी प्रदब्बी जालिका। खुरदरी प्रदब्बी जालिका, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रब्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये स्मूथ वाले क्या करते हैं? ये कुछ इस तरह से होते हैं। इसकी जो संरचना होती है इस तरह से होती है, ठीक है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें देखो, इसमें राइबोसोम के दाने पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर राइबोसोम के इसके ऊपर दाने हैं तो यह खुरदरी होगा, ठीक है। ये दानेदार होते हैं, इसी कारण से ये दानेदार होते हैं, इसीलिए इसको दानेदार प्रदब्बी जालिका कहते हैं, ठीक है ना। ये दानेदार होते हैं, ठीक है ना। तो इसी कारण से ये खुरदरे दिखाई देते हैं और ये चिकने दिखाई देते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? वसा का संश्लेषण करते हैं, वसा का संश्लेषण करते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? गाल्गी बॉडी है, गाल्गी ऑपरेटस, ठीक है ना। ये गाल्गी ऑपरेटस ये तस्तरी के समान होती हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं? देखो ये भी ये अंतःप्रदब्बी का ही एक तरह से ये भाग है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता भी करती है, कोशिकीय पदार्थों के फिल्ट्रेशन में भी ये सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है, एटीपी के रूप में क्या बनती है? एनर्जी बनती है, ठीक है। तो इसे करेंसी भी कहते हैं, करेंसी, ठीक है ना। यानी ऊर्जा की करेंसी भी कहते हैं। तो पूछा जाए अगर ऊर्जा की करेंसी क्या है तो एटीपी क्या है? एटीपी है। और पावर हाउस या बिजली घर कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम, आपको पता है कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक
70S होता है और दूसरा एक होता है 80S, एक होता है 80S, ठीक है ना। 70S प्रोकैरियोटिक में होता है और 80S यूकैरियोटिक में होता है। समझ में आ गया ना। राइबोसोम के बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं। समझ में आ गया। यह क्या करता है? कोशिका की सफाई करता है। कोशिका की क्या करता है? सफाई करता है। कोशिका में कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हो गया, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई जीवाणु उत्पन्न हो गया, तो यह इसको क्या करते हैं? यह इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है। और यह हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है? कोशिका में हानिकारक पदार्थों को घुला करके, उसको गला करके समाप्त कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं। लाइसोसोम के बाद अभी और भी तमाम पदार्थ पाए जाते हैं। देखो, रिक्तिका बड़ी सी होती है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम केवल एनिमल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो ये जो सारे पार्ट हैं जो कि ये सेल के अंदर पाए जाते हैं, इसके अतिरिक्त और भी सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, केंद्रक आपको पता है कि केंद्रक के अंदर आप गुणसूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, फिर गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप गुणसूत्र के अलावा क्या पढ़ेंगे? केंद्रिका है। ठीक है, तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनका एक एक करके आपको हम अगली वीडियो में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम या न्यूक्लियस के बारे में एक एक करके आपको डिटेल में समझाएंगे। और उम्मीद है कि ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।